दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों आज हम दिनेश अवस्थी जी का एक और संस्मरण पढ़ेंगे। इस संस्मरण के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। किन्नरों को लेकर आम जन में बहुत उपहास और घृणा का भाव होता है। उनके भीतर भी मनुष्य है, ये समझने का तो प्रयत्न ही नहीं किया जाता। कटनी से एक किन्नर शबनम मौसी हुई है, जो विधायक भी बनी थी। एक बार रायपुर से अमरकंटक एक्सप्रेस से जबलपुर आ रहा था। बिलासपुर से आगे शबनम मौसी मेरे कूपे में आ गई। छोटी सी मुलाकात में उनके भीतर के मनुष्य को मैंने देखा। उनके बारे में बहुत दिनों तक सोचता रहा। फिर ये कहानी लिखी शबनम मौसी। सुपरफास्ट ट्रेन पूरी गति से भाग रही थी। रात के 9:30 बजे थे। कूपे के बाहर शोर शराबा होता सा लगा। फटी फटी सी कर्कश आवाज जोरों से किसी को डपट रही थी। आवाज इतनी तेज और दबंग थी कि अन्य आवाजों के साथ साथ बोगी के चक्कों के पटरियों पर रगड़ने की आवाज भी उसमें गुम हो गई थी। लगभग 5-7 मिनट धमाचौकड़ी मची रही। फिर मेरे कूपे का दरवाजा जोरों से खिसका। लगभग 6.25 फुट ऊंची और 90-95 किलो वजनी काया सामने की बर्थ पर धम्म से बैठ गई। ये शबनम मौसी थी। उन्हें इसलिए जानता था कि वे मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बृहनला विधायक थीं। वे अपनी साड़ी के पल्लू से माथा और चेहरा पोंछ रही थीं। खुद को सहज करने का ये उनका प्रयास होगा, वरना एसी कूपे में तो ठंडक थी। उन्होंने खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरा। मैं सहम गया, किंतु यह पहली बार था जब सहमना मुझे खराब नहीं लगा। मौसी ने अटेंडेंट को बुलाने की घंटी बजाई। अटेंडेंट टीटीआई के साथ हाजिर हुआ। मौसी ने डपट कर उनसे कंबल और चद्दर मांगे और टॉवेल लाना ना भूलने की हिदायत दी। दोनों चुपचाप चले गए। पहले ही पर्याप्त प्रसाद पा चुके थे, अधिक की इच्छा नहीं थी उन्हें। बाद में पता चला कि उनका रिजर्वेशन एसी 3 में था। तय स्टेशन से आगे बैठने के कारण वहां की टीटीई ने उनकी बर्थ किसी अन्य को दे दी थी और यह बताकर कि एसी फर्स्ट में जगह रिक्त है, उन्हें यहां भेज दिया था। एसी फर्स्ट के टीटीई द्वारा टिकट बनाने में आनाकानी को लेकर उनका झगड़ा हुआ था। वे ताजा ताजा विधायकी से निवृत्त हुई थी। विधायकी ने जंगली बिल्ली को शेरनी बना दिया था। सैकड़ों यात्राएं करने के बाद भी मेरे अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आ पाया था जो शबनम मौसी में दबंगता के साथ दिख रहा था। उनकी दबंगता उनके साथ मुझे भी आश्वस्ति से भर रही थी। मुझे लगा कि वे अभी इंजन ड्राइवर को बुलाएंगी, जो उनके डपटने पर अपराधी भाव से कूपे में कछुआ छाप अगरबत्ती जलाएगा। मौसी के समक्ष अब मैं था। कूपे में आने के साथ ही वे मुझे घूरती नजरों से देख चुकी थी। मैं सहमा सा बैठा था। जिंदगी में पहली बार था जब सहमना मुझे खराब नहीं लगा। मैं आंखें बंद करके लेट गया। न जाने वे कैसे जान गई कि मैं सोया नहीं हूं। उन्होंने बहुत ठसके और अकड़पने के साथ मुझसे बातें करनी शुरू की। उन्होंने मेरा नाम पूछा। बताने पर बोली, अच्छा ब्राह्मण हो? और उनके होंठ कस गए। उन्हें मेरा ब्राह्मण होना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूछा कि मैं क्या करता हूं। मैंने बताया कि मैं राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय का डायरेक्टर हूं। वे बोली, ये क्या होता है? मैंने बताया कि बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को इस संस्थान के शिक्षक पढ़ाते हैं। उन्होंने फिर पूछा, और डायरेक्टर? मैंने कहा, समझ लीजिए प्रिंसिपल, यानी हेडमास्टर। उनकी आंखें कौतूहल से भर गई। मतलब आप उन गुरुजियों को पढ़ाते हैं जो बच्चों को पढ़ाने वाले गुरुजियों को पढ़ाते हैं? मैं शांत बैठा रहा। मैंने अनुभव किया कि उसकी आक्रामकता अब गायब हो गई थी। कोमलता और श्रद्धा का सम्मिलित भाव जैसे उनके भीतर जाग गया था। उनकी फटी भद्दी आवाज में अब नम्रता और कोमलता थी। यह वही समय था जब परमाणु बम परीक्षण पर चर्चाएं हो रही थी। मौसी भी इस चर्चा से अछूती नहीं थी। उन्होंने पूछा, गुरुजी, परमाणु बम क्या होता है? मैंने बताया,
जब परमाणु का विखंडन होता है तो उसमें से अपार ऊर्जा निकलती है। मौसी बोली, परमाणु क्या है, विखंडन क्या होता है, ऊर्जा क्या है? मैंने बताया, परमाणु किसी भी चीज का सबसे छोटा कण होता है, उसके टूटने को विखंडन कहते हैं। परमाणु को तोड़ने पर उसमें से भयंकर आग, आवाज और गर्मी निकलती है, इसे ही ऊर्जा कहते हैं। मौसी ने पूछा, कितना छोटा होता है परमाणु? मैंने कहा, इतना छोटा होता है कि उसे आंख से नहीं देखा जा सकता। जब इतना छोटा होता है कि आंख से नहीं दिखता तो इतनी सारी आग और गर्मी उसमें कहां रखी होती होगी? गुरुओं के गुरुजी पर मौसी जी ने धोबी पछाड़ लगा दिया था। प्रश्नों और तर्कों के मार की कराह शरीर की कराह की तरह सुनाई नहीं देती। उस समय तो गुरुजी बच गया, पर आज 2 साल बाद भी गुरुओं का गुरु ये जानने भटक रहा है कि ना दिखाई देने वाला परमाणु अपने भीतर अपार अग्नि और अपार गर्मी कहां छुपा कर रखता है। जानने की तीव्र जिज्ञासावश मौसी ने अपने प्रश्न का उत्तर जाने बिना दूसरा प्रश्न दागा, गुरुजी, परमाणु बम से क्या नुकसान होता होगा? अब मुझे मौसी की कर्कश और फटी आवाज अच्छी लग रही थी। बालिका और किशोरी मौसी ने कितनी मजबूरियों और अभ्यासों से इस कर्कश आवाज को साधा होगा। मैंने कहा, मान लीजिए कि एक परमाणु बम इसी ट्रेन पर गिरता है, तब आप, मैं और ट्रेन के सभी यात्री किस्मत वाले होंगे। मौसी के चेहरे पर बात समझ में ना आने वाले लक्षण उभरे। उन्होंने पूछा, कैसे? मैंने कहा, वह ऐसे कि हम सभी उसी समय भाप बनकर हवा में उड़ जाएंगे। हमें कोई कष्ट भोगना ही नहीं पड़ेगा, हमारी हड्डियां और दांत तक भाप बनकर उड़ जाएंगे। मौसी ने नैपकिन उठाया और कूपे से बाहर चली गई, शायद टॉयलेट गई थी। मैं कुछ देर बैठा रहा, फिर देखा कि मौसी की बर्थ की चादर और कंबल के नीचे झूलकर फर्श को छू रहे थे। न जाने मन में क्या आया कि मैं उनकी बर्थ की चादर और कंबल ठीक करने लगा। तभी मौसी आ गई, बोली, अरे 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 गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे पाप में मत डालिए। मैंने कहा, मौसी के लिए चादर ठीक कर रहा हूं। मेरी मौसी नहीं है, आप ही मेरी मौसी समझ लीजिए। मौसी को जैसे झटका सा लगा। अभी तक धड़धड़ाते हुए एक्सप्रेस इंजन की तरह उनका व्यक्तित्व जैसे पटरी छोड़कर लड़खड़ा गया था। उनकी आंखों में अविश्वसनीयता भर आई। बड़े बड़े झगड़ों, गाली गलौच और स्वार्थजन्य टकरावों का सामना करना तो उनकी फितरत थी। मौसी होने का अप्रत्याशित प्रस्ताव उनसे सहा न गया। जिंदगी की भट्टी में तपी मौसी मेरी आंखों में खुद के लिए उपेक्षा, हिकारत और हेयता की तलाश कर रही थी, जो उन्हें नहीं मिली। उन्हें शायद प्रेम, स्नेह और आत्मीयता के बोल सुनने की आदत नहीं थी। वे असहज नजर आने लगी थी। प्रेम, स्नेह और आत्मीयता व्यक्ति को संबल देते हैं, उसके व्यक्तित्व को पुष्ट करते हैं, पर मौसी के पास ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहां वे इन्हें रखती। उनकी आर्द्रता भरी चुप्पी को मैं साफ सुन रहा था। मौसी कुछ देर चुपचाप बैठी रही। मैंने आगे बताना शुरू किया। परमाणु बम गिरने की जगह के 1 किलोमीटर के भीतर 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्पन्न हो जाएगा। मौसी के चेहरे पर उलझन को देखते हुए मैंने पूछा, जानती हैं 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कितना होता है? मौसी ने इनकार में सर हिलाया। अपने सूरज जैसे 2 सूरज मिलाकर एक कर दीजिए तो दोनों के तापक्रमों को मिलाकर जो तापक्रम होगा उतना ही परमाणु बम गिरने की जगह पर होगा। मैं वातानुकूलित कूपे में बैठा आंकड़ों के सहारे अपना ज्ञान बघार रहा था, पर मौसी ने उसे अपनी चेतना से ही आंक लिया। जिसके जीवन में आग ही आग की झुलसन हो, वो सूरज की गर्मी नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। कुछ ही देर में मौसी सामान्य हो गई। उन्होंने साथ लाए स्टील टिफिन को खोला, झिझकते हुए मुझे देखा। संभावित उपेक्षा और इनकार के लिए खुद को तैयार कर मुझसे कहा, गुरुजी लीजिए। मैं तो जैसे आमंत्रण का इंतजार ही कर रहा था। लपक कर डिब्बे की चौथाई सलोनी हथेली में भर ली। मौसी को इस आत्मीयता की कतई उम्मीद नहीं थी। उनका आश्चर्य मुझसे छुप नहीं सका। स्वार्थ भरे, पाखंडी और झूठे दिखावटी व्यवहारों को ही वे देखने की अभ्यस्त थीं।
कठोर और कड़वे व्यवहार से निर्मित सुरक्षा कवच को भेदती हुई ये आत्मीयता उनके भीतर चली गई। वे चुपचाप डब्बा लिए बैठी रही। मैंने आगे बताना शुरू किया। जो हमारी तरह किस्मत वाले नहीं होंगे वे सड़कों पर भागते नजर आएंगे। कोई बाहर निकली अपनी आंतों को हाथों में संभालता दौड़ता नजर आएगा, तो कोई बाहर निकली अपनी आंखों को संभालता हुआ दौड़ता दिखेगा। 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे और कानों से खून के फव्वारे निकल पड़ेंगे। कोई अपने शरीर से उधड़ी कपड़े जैसी खाल को लेकर दौड़ता दिखेगा। मौसी दहशत में भरकर सारा वृतांत सुन रही थी। मैं जान चुका था कि यह वो दहशत नहीं है जो स्वयं के प्राण जाने के भय से उपजती है। बम विभीषिका के क्षत विक्षत हजारों लोगों के प्राण जाने की आशंका और उनकी बेहिसाब पीड़ा के अनुमान से मौसी के अंदर दहशत पैदा हो गई थी। इतना ही नहीं, बम गिरने के सालों बाद भी लोग मरते रहेंगे, जैसे एक दहशत से बाहर आकर दूसरी दहशत में प्रवेश किया हो। वे बोली, कैसे? बम केवल आग और आवाज से ही विनाश नहीं करेगा। विस्फोट से निकलने वाली घातक किरणें बरसों बाद तक पृथ्वी पर रहेंगी। किरणें जमीन के भीतर अन्न में और पानी में समा जाएंगी। जमीन के भीतर किरणों के प्रभाव से सालों तक घातक अन्न उपजेगा। अन्न उगाने, अन्न खाने और पानी पीने से व्यक्ति घातक किरणों के असर में आएंगे और कैंसर जैसी बीमारियों से मरते रहेंगे। यहां तक कि गर्भ में ही बच्चों में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे विकलांग और विक्षिप्त बच्चे पैदा होंगे। मुझे लगा कि बच्चों वाली बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए थी। घर वालों के बाद नवजात बच्चों पर यदि किसी का आशीष जाता है तो वो मौसी और उनके जैसों का ही। मौसी को लगा जैसे उनके द्वारा आशीषे गए नवजातों पर आक्रमण हुआ हो। एक बेबस आक्रोश उनकी आंखों में तैर गया। बस करो भैया, मौसी ने निढाल स्वरों में कहा और टिक कर उन्होंने आंखें बंद कर ली। मनुष्य और स्त्री कहे जाने वालों के भीतर संपूर्ण मनुष्यत्व नहीं होता। तरह तरह के स्वार्थ व्यवहारों और अहंकार से वह अपने मनुष्यत्व को थोड़ा थोड़ा कम कर चुके होते हैं। अपने शरीर में नर और मादा लक्षणों को धारण करने वालों की तुलना में मौसी के भीतर ज्यादा साफ और उजला मनुष्यत्व मैंने देखा। एक बात और, शबनम मौसी में कुछ भी मिलावटी नहीं था। उनका कर्कश व्यवहार, विचित्र हाव भाव, खुद की दबंगाई से दूसरों को दबोचने की आतुरता, सब कुछ खांटी शुद्ध था। उनका व्यवहार बनावटी, अवसरवादी और पाखंडी नहीं था। तथाकथित भद्रजन अपनी भद्रता के थोड़े से दिखावे से संतुष्ट ना होकर उसमें और दिखावे का पाखंड जोड़ते रहते हैं। मौसी ने अपने अभद्र व्यवहार तथा फटी आवाज को छिपाने का यत्न नहीं किया। हमेशा का सच तेजाब की तरह जलाता है। तेजाब से पूर्णतः झुलसी हुई शबनम मौसी मेरे सामने थी। दिखावटी और पाखंडी होकर स्वयं को छिपा लेने के अवसर और सुविधाएं भी थी उनके पास। उन्होंने दिखाया कि हर स्तर पर ईमानदारी क्या होती है। बनावटी होने के लिए तो पुरुष या महिला का शरीर धारण करना आवश्यक होता है। टिकट चेकर और अटेंडेंट के प्रति उनका गुस्सा फौरी नहीं था। विधायक रहते हुए वे घटिया, भ्रष्ट, निकम्मे और अमानवीय तंत्र को अच्छी तरह जान चुकी थी। उसका एक क्षोभ और गुस्सा था जो टिकट चेकर और अटेंडेंट के सामने फूटा था। परमाणु बम पर हुई चर्चा से पता चला कि ज्ञान के प्रति आदर और प्यास उनमें थी। निकृष्ट और सामाजिक व्यवस्था ने उन्हें प्याऊ के पास फटकने नहीं दिया था। सुबह नींद खुली तब मौसी जा चुकी थी। जाते समय विदा लेकर जाना उन्हें ठीक नहीं लगा होगा। उन्हें लगा होगा कि इस यात्रा में प्राप्त आत्मीयता और सम्मान एक्सीडेंटल थे। दोबारा मिलने पर इतनी ही आत्मीयता और सम्मान मिलने पर उन्हें संदेह होगा। वे अब उपेक्षा और अपमान का कोई नया आयाम नहीं चाहती होंगी। इसलिए वे इस यात्रा में प्राप्त आत्मीयता और सम्मान को निधि की तरह समेट कर चली गई। मैंने करवट ली तो गाल पर ठंडा धातुई स्पर्श हुआ। देखा तो वहां 50 रुपए के नोट के ऊपर 1 रुपए का चमकता हुआ सिक्का रखा था। कूपे में यदि 1000 लोग होते तो भी मुझे ये जानने में एक ही सेकंड लगता कि रुपए मौसी के थे। गाड़ी जबलपुर स्टेशन आउटर पर खड़ी थी। नोट और सिक्का हाथ में लिए मैं देर तक बैठा रहा।
₹51 गुरुजियों के गुरु को परमाणु विभीषिका समझाने की दक्षिणा थी। नहीं, ये उनका भांजे के लिए शगुन था। जरूर भांजे के सिर पर नोट घुमाकर दुआ भी पढ़ी होगी उन्होंने। ₹1 का सिक्का अभी भी मेरे पास है, वैसा ही चमकीला। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।